नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी हेल्प लाइव में, जहां पर आपके निवेश से जुड़े सवालों के जवाब बहुत ही आसान शब्दों में देने की हमारी कोशिश होती है। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे सामने हैं, आप देख सकते हैं, सीएफपी और पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट पूनम रूंगटा। पूनम, बहुत बहुत स्वागत है। ट्रैवल के बीच में, खूब भागदौड़ के बीच में वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड आपको पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बातें करना, शो करना, बहुत क्वेश्चंस अच्छा आंसर लगता करना। है आपके साथ शोज करना, इसलिए हम आपको पकड़ते रहते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने के पहले कमेंट सेक्शन में जरा जाके हाय, वेलकम ऐसा कुछ लिखेंगे तो हमें लगेगा कि आप बड़े प्यार से देख रहे हैं और आप अप्रिशिएट करते हैं हमारे एफर्ट को, तो वो जरूर कीजिएगा। पहला सवाल लेते हैं पूनम। हमारे पास सवाल जो है मिसेस पी दत्ता जी का है। इनकी जी। उम्र है 55 साल। इन्होंने लिखा है कि इनके पति ने दो टाटा गारंटी फॉर्चून प्लस प्लान लिया है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसका प्रीमियम है 2 लाख और 3 लाख, और 5 साल के लिए प्रीमियम देना है। होपिंग फॉर 60K एंड 90K पेंशन आफ्टर 6 इयर्स। कवरेज 20 लाख का और 30 लाख का है। जानना चाहती कि क्या ये सही प्रोडक्ट है या नहीं। हस्बैंड अभी जॉब में है, 4 साल बचे हैं, और रेगुलरली चैनल देखती हैं। थैंक यू सो मच। हस्बैंड ने एनपीएस के थ्रू और पीपीएफ के जरिए 20 लाख जोड़ा हुआ है। पोस्ट ऑफिस में इनका 30 लाख है। म्यूचुअल फंड में 20 लाख है थ्रू एसआईपी और लमसम। अपना घर है, बच्चा फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में है। तो बेसिकली रिटायरमेंट के लिए ही इस प्लान को देखा गया है और लिया गया है। अब ये बताएं कि इस तरह के ट्रेडिशनल प्लान में निवेश करना रिटायरमेंट के पर्पज से आप कितना सही मानती हैं। सबसे पहले तो स्वाति, रिटायरमेंट के लिए जब हम प्लानिंग करते हैं तो हालांकि जब जागे तब सवेरा, जब शुरू करें वो ठीक है। बट हर इंडिविजुअल को जिस दिन आप कमाई शुरू करना करना शुरू करें उस दिन से प्लानिंग करनी चाहिए। हम्म। दैट विल बी द वेरी आइडियल सिचुएशन। तो हम्म। अभी जो मिसेस दत्ता को 55 ईयर्स ऑफ एज में 5 लाख रुपए हर साल का इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, उससे बहुत कम रकम में बहुत अच्छी प्लानिंग हो जाती है। हम्म। अब इन्होंने चुना है एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट, गारंटीड रिटर्न वाला, जिससे ये 5-5 लाख, 3 प्लस 2, हम्म। हस्बैंड एंड वाइफ का मिला के 5 लाख का ये प्रीमियम अगले 5 साल यानी 25 लाख रुपए डिप्लॉय करेंगे। जी। और उसके बदले में उन्हें 60 या 90 थाउजेंड की पेंशन, अब हम्म। वो मुझे लगता है प्रति माह मिलेगी कि प्रति वर्ष मिलेगी, वो ये हमें नहीं। यहाँ डिटेल नहीं पता है। तो कितनी रकम मिलेगी वो उसके ऊपर उन्होंने अपना रिटायरमेंट का कुछ प्लानिंग किया होगा। हम्म। पहली बात तो है। दूसरी बात, ये जो प्लान है ये गारंटीड इनकम प्लान है, मतलब जो मिलना है वो पक्का ही मिलना है, बट देर इज अ टाइम लाइन, नॉट फॉर एवर। ओके। 20 साल मिलना है, 10 साल मिलना है, 15 साल मिलना है, ये इन्होंने उस ऑप्शन में कुछ चुनाव किया होगा कि उन्हें कितने साल तक ये प्लान, बिकॉज वहां इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। हम्म। हालांकि बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, हर एक की पूरी 100% जानकारी मेरे पास नहीं होगी, बट जो ओवरऑल जानकारी मुझे है इस प्लान के बारे में कि ये ट्रेडिशनल प्लान है, इसका यूलिप से कोई संबंध नहीं है। तो नेचुरली इसका रिटर्न्स जो होगा वो आप मान सकती हैं कि बिटवीन 6 to 7% नॉर्मली हर इंश्योरेंस प्लान का रिटर्न होता है। हम्म। और इनके केस में चूंकि इन्होंने 55 ईयर्स ऑफ एज में शुरू करी है, तो जो एक मोर्टेलिटी चार्जेस विच आर कंपल्सरीली लेविड ऑन अ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जब भी आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेंगे उसमें इनबिल्ट एक ऑन डेथ जो बेनिफिट बोलते हैं ना, ऑन डेथ बेनिफिट, वो उसको मोर्टालिटी कहते हैं। मोर्टालिटी चार्जेस आपको 100% देने ही पड़ते हैं बिकॉज इट ओके। इज अ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। हम्म। इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इंश्योरेंस की बात तो होगी ही, चाहे और कुछ हो या ना हो। ठीक है। तो मोर्टालिटी चार्जेस एज के साथ वो भी ज्यादा होंगे, तो इनके रिटर्न मुझे लगता है और कॉम्प्रोमाइज होंगे जो भी इन्हें रिटर्न मिलेंगे। प्लान अच्छा है, कोई भी प्लान इंश्योरेंस ले लीजिए, म्यूचुअल फंड ले लीजिए, बुरा नहीं है, मगर वो आपको सूट होता है कि नहीं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। आई हम्म। ऑलवेज से मिस सेलिंग प्रोडक्ट की ही होती है, प्रोडक्ट बुरा नहीं होता है। आपको जरूरत नहीं है आपके प्रोफाइल में और आप वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो एक तो आपके 25 लाख रुपए लॉक हो गए, हम्म। दूसरा उस पे रिटर्न आपको 5 से 6% ही बैठने वाले हैं। तीसरा, जब आप एक पर्टिकुलर टाइम खत्म हो जाएगा जो आपने चुना चुना है कि इतने समय में आप ये प्लान खत्म होंगे, तो आपको 25 लाख रुपए लौटा दिए जाएंगे। अब हम्म। आज के
20 साल के बाद 25 लाख आपको मिलेंगे, तो वैसे ही उसकी आप वैल्यू काफी कम है। डेप्रिशिएशन की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से क्या ही उसकी वैल्यू बचेगी। तो हम्म। ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि ये प्लान बहुत लेट लिया है, पर अब ले ही लिया है तो उसको जल्दबाजी खत्म करने की ना करें, बिकॉज आपके पास दूसरे इन्वेस्टमेंट्स हैं, दूसरे हम्म। पैसे भी हैं। तो मगर आप उसको देख सकते हैं कि अगर इसको आपने रिटर्न किया तो आपको कितने पैसे की मार लगेगी, वो सब आप देख के आप अपना डिसीजन लीजिए। पर मुझे लगता है इस तरह के प्लान्स इंश्योरेंस के जरिए ना लेके, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इंश्योरेंस इंश्योरेंस के लिए लीजिए। हम्म। गारंटीड इनकम के दूसरे रास्ते भी हैं जिसको अपनाया जा सकता है। अगला सवाल है प्रशांत वागजी का, पुणे से लिखा है, उम्र 39 ईयर्स। इनकी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2022 जनवरी से 12,500 की एसआईपी चल रही है, जहां पर उन्होंने 10% का स्टेप अप लगा के रखा है। क्वेश्चन है कि 2046 तक ये 12,500 के एसआईपी से और ये स्टेप अप से कितनी रकम इनके पास जुड़ जाएगी। पर्पस है इसको, आई गेस ये चाहते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए यूज करना, जिसमें अभी जो फिलहाल वैल्यू है इनके निवेश की वो है 5 लाख रुपए। अब अभी का इनका जो खर्चा है वो है 50,000 पर मंथ। तो ये भी जानना चाहते हैं शायद कि अब रिटायरमेंट के टाइम पर ये 50,000 बढ़कर कितना हो जाएगा। ये इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि ये देख रहे हैं कि मैं इतनी रकम जोड़ पाऊंगा या नहीं जिससे वो कंफर्टेबली एसडब्ल्यूपी कर सके। एक और गोल है इनका साथ में पूनम, वो है बच्चों की पढ़ाई। एक बच्चा है इनका जिसके लिए 2036 में ये 30 से 35 लाख रुपए चाहेंगे। इसके लिए अलग से कोई निवेश नहीं है फिलहाल, लेकिन इन्होंने लिखा कि ये 5,000 रुपए और पर मंथ एलोकेट कर सकते हैं। इनका एनपीएस में निवेश है, ऑलरेडी चल रहा है। और मुझे ये नहीं पता ये कितनी रकम एनपीएस में कर रहे हैं निवेश, लेकिन इनके मुताबिक रिटायरमेंट तक इनके पास एनपीएस के थ्रू 5 से 6 या 7 करोड़ के आसपास रकम जुड़ जाएगी। तो रिटायरमेंट के लिए ये भी कॉर्पस है इनके पास, और 12,500 की जो एसआईपी शुरू कर चुके हैं वो भी वो रिटायरमेंट को ध्यान में रख के कर रहे हैं। स्वाति, वन बाय वन अगर इनके क्वेश्चंस की हम्म। तरफ हम देखें, तो सबसे पहला जो इनका क्वेश्चन है कि ये 50,000 रुपए जो इन्हें अभी चाहिए फॉर रिटायरमेंट, इन्हें लगता है तो वो अगर 5% से इन्फ्लेट करेंगे तो करीब 1.5 लाख बनते हैं, और 7% से करेंगे तो करीब 2 लाख के आसपास ये इस हम्म। तरीके का उनको पर मंथ पैसा चाहिएगा फॉर द कंफर्टेबल सेम स्टैंडर्ड ऑफ रिटायरमेंट। और जो 12,500 की एसआईपी जो कर रहे हैं विद स्टेप अप ऑफ 10%, तो मुझे लगता है अगले 24 सालों में ये बिटवीन 4 to 5 करोड़, अगर 12 से 15% के बीच में रिटर्न आया तो ये जमा कर सकते हैं, और इतना पैसा इनफ होगा 2 से 2.5 लाख रुपए का हम्म। पेंशन या मंथली इसमें से एसडब्ल्यूपी करना, और फिर उसको कॉर्पस भी इनका आगे बढ़ेगा। और एक फंड चुन रखा है, वहां मैं लिटिल स्केप्टिकल हूँ, थोड़ा सा इन्हें डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, एक ही फंड हाउस में अपनी सारी रिस्क कॉन्सेंट्रेट नहीं करनी चाहिए। ये आइडियल पोर्टफोलियो होगा कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में चालू रखें, 4,500 5,000 जितना इन्हें ज्यादा कंफर्ट लगता है, और साथ में एक मिड कैप और एक लार्ज कैप फंड भी ले ले, ताकि पूरी तरह से अच्छा इनका डाइवर्सिफिकेशन हो जाए। नाम बताना चाहेंगी फंड का? तो ये मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप ले सकते हैं साथ में 4,000 की, और एचडीएफसी का लार्ज कैप और मिड कैप एक वन कैटेगरी है उसे ले सकते हैं, क्योंकि इन्हें फ्लेक्सी कैप इन्होंने चुना है, तो मुझे लगता है लार्ज मिड कैप और ये स्मॉल कैप की हमने बात नहीं करी है। हम्म। हम्म। बच्चे के गोल के लिए और एक्स्ट्रा इनके पास 5,000 है भी, 12 साल बाकी हैं अभी गोल के लिए, उसमें एक मल्टी कैप फंड, एक सिंगल फंड चुन सकते हैं। उस हम्म। मल्टी कैप क्यों? क्योंकि उधर फिक्स्ड एलोकेशन है लार्ज मिड एंड स्मॉल का। तो हम्म। निप्पॉन मल्टी कैप में अपनी एसआईपी शुरू करें। अगर स्टेप अप करते हैं वहां भी 5 से 10%, तो बहुत आराम से गोल इनका अचीव हो सकता है, वरना 5,000 से भी ये 17 18 लाख रुपए जमा करके, क्योंकि बच्चों के गोल स्टैगर्ड तरीके से आते हैं जैसे हमने अभी बात करी, तो ये आप उसको अपने जो एग्जिस्टिंग ये 12,500 की विद 10% एसआईपी जो है उसमें से भी पैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा कॉर्पस होगा होगा। उस वक्त। अगला सवाल है यहाँ पे गौरव शर्मा जी का। ये जर्मनी में रहते हैं, इनकी उम्र भी 39 साल है। व्हाट ए कोइंसिडेंस, दोनों एक ही उम्र के और एक ही तरह के सवाल। इनका स्टॉक पोर्टफोलियो है 10 लाख का। इन्होंने हाल ही में 2 लाख पर मंथ की एसआईपी शुरू की है एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड में। सवाल ये है कि एक फंड और में सारी ये पूरी रकम जा रही है, क्या सही है या नहीं। टारगेट है 5 करोड़। इनके पास एफडी में 1 करोड़ है। जानना चाहते हैं कि क्या मैं ये पैसे भी किसी फंड में ही डाल दूं।
एजुकेशन बच्चों की उसको लेकर कोई चिंता विंता नहीं है इनको। गोल इनका रिटायरमेंट भी नहीं है, लेकिन ये घर खरीदना चाहते हैं। और ये नहीं बताया कि ये घर कब खरीदना चाहते हैं, तो वो हमारे पास टाइम फ्रेम नहीं है। बस यही सवाल है कि एक तो ये 2 लाख एक फंड सही है या नहीं, और ये 5 करोड़ का टारगेट कितने सालों में पूरा हो सकता है, अगर ये कुछ कैलकुलेशन हमारे सामने अगर है तो। वही सेम बात है कि हम इनका एक तो पर्पस ऑफ एफडी नहीं पता है, जैसे उन्होंने उन्होंने लिखा कहा है कि पर्पस हम ऑफ अपन एफडी एफ तो ये कि अभी तक एफडी ही किया और था, कोई और कुछ नहीं किया किया ही है। नहीं। तो रिटायरमेंट 67 में ये कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे 67 में होता है, अपने यहाँ 60 में होता है, तो इनके पास 28 ईयर्स है हम्म। एक्यूमुलेट करने के लिए। हम्म। और 5 करोड़ एक्यूमुलेट करने के लिए, और 1 करोड़ ऑलरेडी इनका इन्वेस्टेड है। हम्म। तो इस 1 करोड़ से अलहदा 5 करोड़ चाहिए या वॉट एवर चाहिए इन्हें लिखा है कि 1 करोड़ इनकी एफडी में ऑलरेडी है, क्या। उसको भी इन्होंने डिप्लॉय नहीं किया है कहीं पर किसी फंड बट में। एफडी में तो ऑलरेडी इनके पास कुछ तो रिटर्न्स मिल रहे हैं ना, मतलब एक हाँ करोड़ तो कुछ। है इनके हाँ। पास। हाँ। तो हाँ। टोटल उन्हें एक्यूमुलेट 5 करोड़ इसके सिवाय करने होंगे, या जो भी करने होंगे वो डिटेल हम उनसे बाद में ले सकते हैं। हम्म। और अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर ये एसआईपी करते हैं, जो ये कर सकते हैं, हम एनआरआई की इन्वेस्टमेंट हम्म। भी इंडिया में कर हम्म। सकते हैं। और हम समझते हैं कि अगले 28 साल में 15% तो मिलना चाहिए रिटर्न। तो हम्म। आपको जान के हैरानी होगी कि महज 10,000 रुपए या उससे भी कम में ये टारगेट ये बहुत आराम से अचीव कर सकते हैं। दैट हम्म। द ब्यूटी ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये बिल्कुल एक ही फंड में ना रुके, इसको हम थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक बेहतरीन फंड है, उसने इक्विटी की तरह ही रिटर्न दिए। हम्म। पर अगर कोई साल इस फंड ने रिटर्न नहीं दिए, जो हमने महसूस किया है पिछले हम्म। 3-4 सालों में, मैं- क्योंकि इनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, और वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए आपको पेशेंस चाहिए, और हम्म। उसी वक्त अगर आपका गोल आ गया और आपको पैसे निकालने पड़े, तब मैं- आपको इस स्ट्रैटेजी से इतना फायदा फायदा नहीं नहीं। होगा। इसलिए हमें अलग स्ट्रैटेजी के बैलेंस एडवांटेज फंड्स में भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। क्योंकि आप एक ही फंड में निवेश कर रहे हो, तो आप, जैसे हमने पहले भी पराग पारी की बात की, आप एक ही फंड मैनेजर की नीतियों के साथ चल रहे हैं और हम्म। उधर अपने रिस्क को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। सो जब हमारे पास ऑप्शन है, आप चाहे यहाँ निवेश करें चाहे वहां निवेश करें, सब कुछ सेम है। जैसे पहले क्वेश्चन में सर ने कहा था कि उन्हें चार्जेस की चिंता है, तो वो तो आप यहाँ ज्यादा करेंगे तो भी चार्ज देंगे, वहां करेंगे तो भी ज्यादा देंगे। टैक्स आपको दोनों ही जगह भरना है। हम्म। तो आपको कहीं भी उससे आप बच नहीं सकते हो। कि जैसे हम पहले बात करते थे कि एक बैंक में एफडी रखा तो सेफ है, तो दो दो बैंक में रखो, तीन तीन बैंक में रखो, जबकि ये नहीं पता कि सब कुछ क्यूमुलेटिव होके एक ही तरह उसका टैक्स आपको इम्प्लाई होता है। तो अगर कमाई करनी है ना स्वाति, तो टैक्स से आप बचा सकते, बच नहीं सकते। बच नहीं सर। तो टैक्स तो भरना पड़ेगा, बट स्मार्ट वे से करेंगे तो। एंड म्यूचुअल फंड आज के दिन फिलहाल वही एक ऑप्शन है जिसमें आपको सबसे कम टैक्स भरना पड़ रहा है। करेक्ट। एफडी में सीधा सीधा 30%, आप अगर बड़े टैक्स ब्रैकेट में हैं, आपको कहीं भी बचत की संभावना नहीं है, आपने थोड़ा थोड़ा पैसा निकाला। एफडी में आपको ऑन अक्रूवल पैसा देना पड़ता है, आप पैसा ना रिडीम करो तो भी साल दर साल टैक्स लगता है। यहाँ जिस दिन आप रिडीम करोगे उस दिन आपने टैक्स भरना है। तो आपका जो टैक्स का पैसा आप भर रहे हो वो आप ही के पास रह के आप उसके ऊपर ज्यादा पैसा बना सकते हो। तो थोड़ी हम्म। सी स्मार्ट प्लानिंग चाहिए। तो मुझे लगता है कि इनका पोर्टफोलियो फॉर अ लॉन्ग टर्म होराइजन विद मॉडरेट रिस्क, क्योंकि बैफ कर रहे हैं तो मैं समझ रही हूँ इनका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट है। तो आप हम्म। HDFC बैलेंस फंड के साथ साथ ICICI का मल्टी एसेट फंड भी चुने, जिसके अंदर गोल्ड भी होगा, डेट भी होगा, और थोड़ा इक्विटी पोर्शन होगा। हम्म। निप्पॉन का मल्टी कैप में थोड़ा रखिए, जिसमें स्मॉल मिड एंड लार्ज, बिकॉज लॉन्ग टर्म होराइजन है इनके पास, हम्म। थोड़ा रिस्क आना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड को समझ के थोड़ा रिस्क की एपेटाइट रखना चाहिए। और कोटक अपॉर्चुनिटीज फंड में ले सकते हो, जो मिड एंड लार्ज कैप कैटेगरी के। तो इस तरीके से थोड़ा डाइवर्सिफाई करें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पैसा बनेगा। बन सकता है। हालांकि इन्होंने लिखा नहीं कि ये 5 करोड़ कब तक बनाना चाहते हैं, ये कि घर खरीदने के लिए अगले 5 साल में या 10 साल में, इसलिए हमने लंबा नजरिया लेकर ही बताया है, आपको जवाब दिया है। अगला सवाल है अंजन मजूमदार जी का, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन्होंने लिखा कि इनका एक फ्रिंज पोर्टफोलियो है, जिसमें एक्सिस ब्लू चिप, इडलवाइज बैलेंस एडवांटेज, SBI मैग्नम ग्लोबल और HDFC मल्टी एसेट फंड है।
और ये इनके टोटल पोर्टफोलियो का 25% है। अब इन्हें जानना चाहते हैं कि इसको ये रिडीम करना चाह रहे हैं क्योंकि ही इज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ दीज फंड्स। तो कैसे मैं अप्रोच करूं रिडेम्पशन को? तो मुझे इस सवाल में कुछ खाली खाली दिखा, तो मैंने इनसे बात की। तो इन्होंने मुझे बताया कि इनका जो कोर पोर्टफोलियो है वहां पर 8 फंड्स हैं, जहां पर 2 बैफ है, 2 फ्लेक्सी कैप है, 3 लार्ज कैप है और एक मल्टी कैप है। और किस बेसिस पे इन्होंने इसको कोर पोर्टफोलियो बनाया है? क्योंकि ये लंबे वक्त से इन 8 फंड में निवेशित हैं पूनम, 9 से 10 साल। और जो नाम उन्होंने रिडम्पशन के लिए दिए हैं उसमें वो 4 से 5 साल से निवेशित हैं। और साथ ही उन 4-5 में जो रिटर्न है वो इनके मन मुताबिक नहीं है। खराब रिटर्न नहीं है लेकिन इनके मन मुताबिक नहीं है। तो उन्होंने ऐसे कोर और फ्रिंज को अलग किया है, जो मुझे लगता है कि एक सही अप्रोच नहीं है। साथ ही सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये 2 साल में 2 साल ही और निवेश में रहेंगे, बाद में इस पैसे से जो भी इनका एक्यूमुलेट होगा उससे वो SWP शुरू करेंगे। योर टेक। सबसे पहले तो स्वाति, हमें फ्रेंच पोर्टफोलियो और कोर पोर्टफोलियो के डिटेल के बारे में बात करनी चाहिए। व्हाट इज व्हाट? हम्म। कोर पोर्टफोलियो एक वो होता है जो आपका कोर है, यानी आपके जितने भी गोल्स हैं उन गोल्स के साथ कितना टाइम आपको अवेलेबल है, और साथ में आपका रिस्क एपेटाइट, ये तीनों को मिला के हम ईयर मार्क करते हैं हर इन्वेस्टमेंट को, कि हम्म। रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की शादी के लिए, घर खरीदने के लिए, वॉट एवर। एंड हमने देखा है, हमने यूजुअली वैसे ही करते हैं कि जितना लंबा समय उतना अग्रेसिव फंड चूज करते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में रिस्क मिटिगेट होती है। तो वो आपका कोर पोर्टफोलियो है। रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ समझ के, और गोल हम्म। समझ के, टाइम होराइजन समझ के, उसे हम छेड़ते नहीं। हम्म। जैसे जैसे बुलाएंगे उसको हम यूज करेंगे। साथ में हम एक अलग एक फ्रिंज पोर्टफोलियो बनाते हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं और हमें उसको निवेश करना ही है, और बीच बीच में जो एक्स्ट्रा नीड्स आती है, जिससे हम कभी भी, हमें अदर देन अवर कोर नीड्स, हमें कोई और नीड्स आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एट द टॉप ऑफ द हेड बोल रही हूँ, मेरा मोबाइल खराब हो गया। अभी आजकल मोबाइल भी महंगा होता है, वो हम्म। भी एक फाइनेंशियल गोल में आप डाल सकते हैं। 1 लाख 1.5 लाख का अगर आप मोबाइल खरीदना चाहते हम्म। हैं, घर की रिपेयरिंग कराना चाहते हैं, कहीं टूर पे जाना चाहते हैं, इस तरह के कोई मेन गोल से हटके कुछ गोल्स होते हैं जिसके लिए हम फ्रिंज पोर्टफोलियो बनाते हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर अवर अदर नीड्स। उसके पैरामीटर्स भी थोड़े वाइड कर लेते हैं, और इधर हम ज्यादा रिस्क उठा लेते हैं, क्योंकि हम्म। ये हमारा कोर पोर्टफोलियो तो अलग चल ही रहा है। अब इनके अंजन जी के पोर्टफोलियो में आप देखेंगे, जो आठ आठ उनके ऑलरेडी कोर पोर्टफोलियो के, उसमें भी काफी कंजर्वेटिव निवेश है। बैफ 2 लिए हुए हैं, फिर उनके पास फ्लेक्सी कैप्स है, मल्टी कैप है, जिसमें सब में लार्ज और ये हम्म। फंड्स ज्यादा हैं। और जो फ्रिंज बनाया है उसके अंदर भी इनका लार्ज कैप, मल्टी एसेट, बैलेंस एडवांटेज है, तो दोनों ही सेम रिस्क एपेटाइट के। तो मुझे लगता है एक में थोड़ी ज्यादा रिस्क उठा सकते हैं, फ्रिंज में ज्यादा रिस्क उठा सकते थे, इसलिए उनका रिटर्न ज्यादा नहीं बना। क्योंकि पिछले 2-3 साल में, अब मैं अगर चार्ट देखूं इनका, तो उन्हें 2 फंड्स में तो 4 साल भी नहीं हुए हैं अभी जी। पूरे। अब एक्सिस ब्लू चिप में 5 साल हुए हैं। तो और मैं फंड में 98 मंथ्स हुए हैं, और ग्लोबल फंड में तो ग्लोबल एक्सपोजर भी था, जिसका स्टोरी हमें सबको पता है। तो हम्म। जो चुनाव ऑफ जो स्कीम्स का जो चुनाव हुआ है, वो थोड़ा सा फ्रिंज के हिसाब से नहीं हुआ, इसलिए इन्हें रिटर्न्स थोड़े कंजर्वेटिव दिख रहे हैं। हालांकि रिटर्न बुरे नहीं हैं, नहीं। और इस तरह की स्कीम्स के लिए एकदम सही है, लॉन्ग टर्म में इसमें बने रह सकते हैं। पर अगर ये रिडम्पशन करना ही चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि टैक्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जैसे हमने बात की कैपिटल गेन लगता है, तो आप साल दर साल लाख रुपए तक का कैपिटल गेन हो, या थोड़ा बहुत आगे पीछे करके हम्म। धीरे धीरे आप इसमें से रिडीम करें, और मॉनिटर लेकिन ये करें दो अपने। ही साल बचे हैं पूनम, जब SW खुद ही कह रहे हैं कि 2 साल के बाद ये इसी फंड में से या इस कॉर्पस में से SWP कर देंगे। जब 2 ही साल बचे हैं तो फिर बहुत धीरे धीरे रिडेम्पशन का भी मतलब नहीं बनता इनको, वैसे भी आई गेस। इनफैक्ट इनफैक्ट स्वाति, अगर SWP हमें 2-3 साल बाद शुरू करनी है हर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, मुझे ये जरूरी लगता है बताना कि आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। हम्म। आप आपको जो टैक्स छूट मिल सकती है, हम्म। भले वो 1.25 लाख की ही है, हम्म। आप उसके उससे उसके तहत थोड़े बहुत पैसे अपने बचा सकते हैं। तो थोड़ी पहले से प्लानिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। जया फ्रॉम चेन्नई, इनका एक बेटा है, ये खुद 51 ईयर्स की हैं। बेटा है इनका। इन्होंने पहले कभी म्यूचुअल फंड में और शेयर्स में निवेश नहीं किया था।
बीबलजी देखने के बाद शुरू किया है फरवरी 2024 में। अब ये 5 महीने से इन्होंने निवेश शुरू किया है। रेंटल इनकम आता है 2 लाख का, जिसमें ये 1.5 लाख रुपए निवेश करना चाहती हैं। इनका जो गोल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसलिए ये सवाल मैंने आज इनका यहाँ पे किया है। 28 साल में ये 100 करोड़ जोड़ना चाहती हैं। अपने बेटे के 50th बर्थडे के हिसाब से ये टारगेट कर रही हैं। बेटा अभी फिलहाल 22 साल का है। 1.5 लाख रुपए जो ये जा रहे हैं 5 फंड्स में: बंधन कोर इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी, एचडीएफसी फ्लेक्सी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और निपॉन स्मॉल कैप। जानना चाहती हैं कि एलोकेशन सही है कि नहीं, 28 साल में 100 करोड़ हो पाएंगे कि नहीं। और ये सवाल के बाद मैंने इनसे कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस किए थे। मैंने इनसे पूछा था कि आपका अपने लिए क्या गोल है, व्हाट इज द प्लान फॉर योर रिटायरमेंट। तो इन्होंने कहा था कि एक प्रॉपर्टी है वो बिकेगी तो उसके पैसे से इनका रिटायरमेंट हो जाएगा, लेकिन इनके मन में इतना स्ट्रांग ये ख्याल है कि मैं अपने बेटे के लिए 100 करोड़ जोड़ना चाहती हूँ। और मैं यहाँ पे, मेरी मम्मी अगर सुन रही है प्लीज जरा सुनिए, माए हैं यहाँ पर जो 100 करोड़ बच्चों के लिए जोड़ना चाहती है। मेरी मम्मी मेरी पिटाई कर देंगी इस पे। बट जोक्स अपार्ट, तो ये 1.5 लाख का निवेश काफी लंबा पीरियड है। बिना स्टेप अप के हो जाएगा क्या 100 करोड़? स्वाति 1.5 लाख रुपए प्रति माह विद barely 5% ऑफ स्टेप अप से ये 15% की आरओआई से ये 100 करोड़ 28 साल में बिल्कुल कर सकते 15%, लेकिन हम आरओआई लेके चल रहे हैं तब, या ओके। 15% की आरओआई विच इज नॉट वेरी सुपरफिशियल, क्योंकि मार्केट ने अभी तक तो वैसे रिटर्न्स दिए हैं। हम्म। और जिस तरह से इन्फ्लेशन है, हम इन्फ्लेशन को देखते हुए भी देखें कि मार्केट बीट करता हुआ रिटर्न देगा, तो 15% और 12% होंगे तो थोड़े बहुत गैप पड़ेंगे, तब आपको स्टेप अप अपना बढ़ा के 5 से 8% करना होगा, जो मॉनिटर करते हुए चलेंगे तो ये 100 करोड़ इसमें कमा सकते हैं। हम्म। पोर्टफोलियो वन बाय वन हम इनके सवाल लेते हैं। पोर्टफोलियो में की बात करें तो इन्होंने 2 फ्लेक्सी कैप ले रखे हैं, तो मुझे लगता है 2 फ्लेक्सी कैप ना लेके एक मल्टी कैप ले ले फ्लेक्सी कैप की जगह, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में हमेशा ये देखा गया है कि जरा सा मार्केट की उतार चढ़ाव होती तो फंड मैनेजर पूरा लार्ज कैप में चले जाते हैं और रिस्क हम्म। नहीं उठाते हैं टू हम्म। टू सेफ गार्ड द इन्वेस्टर मनी। हम्म। बट मल्टी कैप में फंड मैनेजर को फिक्स्ड एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में रखना जरूरी होता है, तो वो लॉन्ग टर्म में जरूरी है वहां बने रहना। जी। और जो रेशियोज इन्होंने ले रखे हैं इन्वेस्टमेंट्स के, कोई में 35,000, कोई में 15,000, उसको रियलाइन करके हर एक में 30,000 कर देंगे तो ज्यादा बेहतर मुझे होगा। लगता है एलोकेशन होगा। और जो सेल ऑफ प्रॉपर्टी की इन्होंने बात करी है, जो 3 करोड़ उन्हें मिलेंगे, तो पहले ये जान लें कि ये 3 करोड़ नेट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस है क्या, क्योंकि कैपिटल गेन भी आएगा भरने को, जी। और ब्रोकरेजेस भी लगती है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, तो वो सब कंसिडर करी है कि नहीं वो हम्म। देख के। क्योंकि हम मन में सोचते 3 करोड़ में घर बिकेगा तो हम 3 करोड़ से अपना रिटायरमेंट चला लेंगे और उस हिसाब से अपने खर्चे हम हम्म। जोड़ लेते हैं, तो वो भी एक जानना बहुत जरूरी है। और अगर आपको वो बेच के नया घर लेना है, टैक्स हम्म। बचाने हैं, तो वो प्लानिंग भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको स्टैगर्ड तरीके से म्यूचुअल फंड में ही निवेश करेंगे तो वो अच्छे रहेगा। अब रही इनके गोल की बात, 100 करोड़ बच्चे के लिए इकट्ठा करना। तो आप तो कह रही हैं कि मम्मी आपकी सुनना चाहिए, मैं हाथ जोड़ के इन्हें कहती हूँ कि अपने बारे में सोच। जी। अपने बच्चों को आप पढ़ा दें, लिखा जी। दें, ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज वी आर इन इंडिया, हमारा हाँ। कल्चर है, आप उनकी शादी करा दें। हम्म। उसके बाद में आप अपनी वैल्यूज और अपनी दी हुई जो पाथ आपने दिखाई है बच्चों को, उन्हें जो एजुकेशन दे, उस पर विश्वास रखें। हम्म। अगर आप बच्चों को 100 करोड़ अभी से प्रॉमिस कर देंगे, वो कुछ नहीं करना चाहेंगे कि हमें तो पैसे मिलने वाले। हम्म। वाई शुड दैट फायर डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, आप खुद उसे किल कर देंगे। और हमारा जो कुछ है वो बच्चों को अल्टीमेटली हम ही साथ जाए। में या। ले ही नहीं जा सकते। हम्म। आपने कहा एक ही बेटा है तो ऑल द मोर एवरीथिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड टू हिम ओनली। सो हम्म। आप अपने बच्चों की प्लानिंग उनको बेस्ट ऑफ द एजुकेशन, बेस्ट ऑफ द हाउसिंग, बेस्ट फैसिलिटी सब देने में रखें, बट टिल द टाइम ही इज नॉट अर्निंग। और ऑलरेडी आपका बच्चा मेडिकल फील्ड में जा रहा है, या। आप समझिए वो कितने लोगों की भलाई करके पैसा कमाएगा, जिंदगियों के साथ वो बचाएगा और फिर पैसा कमाएगा, तो वो खुद ही 100 करोड़ कमा लेगा। अगला सवाल है गंगाधर जी का।
3 साल से सब्सक्राइबर है। इनका क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 32 साल की उम्र है, बेंगलुरु में रहते हैं। जानना ये चाहते हैं कि बच्चे की जो प्री केजी से 10th स्टैंडर्ड तक जो पढ़ाई का खर्चा होता है उसके लिए कैसे निवेश किया जाए। नॉर्मली लोग हायर स्टडीज वगैरह के लिए पूछते हैं कि भाई ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा खर्चा है। आई हैव स्पोकन टू कपल ऑफ माय फ्रेंड्स जिनके पुचके छोटे छोटे बच्चे हैं अभी। उनको एडमिशन करवाने में ही वो जब बताते हैं कितना खर्च हुआ, मेरी तो जान निकल जाती है एकदम। तो ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, ऑड नहीं है, ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है कि बच्चे की शुरू से लेकर 10th तक की पढ़ाई, उसके खर्चे को हम क्या निवेश के जरिए प्लान कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। खाली यही नहीं स्वाति, आजकल जो एजुकेशन बोर्ड जो डिफरेंट डिफरेंट चल रहे हैं, देयर स्टेट बोर्ड, आईसीएसई, देन देयर इज सीबीएसई, एंड देन देयर इज इंटरनेशनल बोर्ड, जिसके अंदर एक आईजीसीएसई होता है और हम्म। एक अमेरिका से रिलेटेड, ऐसे अलग अलग होते हम्म। हैं। बोर्ड। तो हम्म। जो इंटरनेशनल बोर्ड्स होते हैं उनकी तो फीस आप सुनेंगे ना तो कान में से धुएं निकलते हैं। लाइक फोर हम्म। फाइव लैक्स पर ईयर इज द चाइल्ड्स ओनली द एजुकेशन फीस। इस तरह के कॉस्ट होते हैं, तो इट इज गुड टू प्लान इन एडवांस। या। तो आपको बिल्कुल बच्चे के लिए, जैसे इन्होंने बताया कि ऑलरेडी ये दो ईएलएसएस कर रहे हैं, दो हम्म। स्मॉल कैप में है, दो मिड कैप में, विच इज अ गुड थिंग। और बच्चे की एज अभी बच्चा है ही नहीं अभी इनकी, ये जो अच्छा, वेरी प्लान गुड। कर रहे हैं। तो ये हाँ। पहले से प्लान कर, वेरी गुड। सो हम्म। सबसे पहले तो ये ईएलएसएस में जो निवेश करें उसके बारे में पहले भी हमारा एक क्वेश्चन गया था जिसमें ईएलएसएस निवेश था। तो अब जो न्यू टैक्स रेजीम है उसमें किसी भी तरह की कोई टैक्स छूट नहीं है। हम्म। हम्म। 1.5 लाख रुपए की जो एटीसी की छूट थी वो उसमें अभी नहीं। लागू नहीं है। तो अगर आप टैक्स छूट के लिए ईएलएसएस में कर रहे थे और न्यू टैक्स रेजिम में है तो इसको आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 साल का लॉक इन हो जाता है। तो हम्म। वो आप रीलुक कर सकते हैं। ऑलरेडी ये निवेश कर रहे हैं, कितना निवेश कर रहे हैं इन्होंने अभी अमाउंट नहीं बताया नहीं। है। हम्म। पर आप जब चाइल्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले इन्फ्लेशन को बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि सबसे पहला चिल्ड्रन गोल में आता है हम्म। एजुकेशन। हम्म। एजुकेशन की जो दरें बढ़ रही है वो नॉट लेस देन 10% है। तो हम्म। आपको उनके लिए जो प्लानिंग करनी है वो स्टैगर्ड तरीके से करनी है। हम्म। सबसे पहले इनके बच्चे, नहीं तो चाइल्ड बर्थ की बात करेंगे। जी। चाइल्ड बर्थ में कम से कम 2 लाख रुपए का खर्च में मान के चल सकते हो। आप इस शीट में अपने फिगर्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, सिटी जी। के हिसाब से, आपका हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से चेंज हो सकते हैं फिगर्स। इट कैन जी। गो टू 5 lakhs एंड इट कैन बी 1 लाख ऑल्सो। अगर 2 साल बाद बच्चा होने वाला है और आप उसके लिए एक इन्फ्लेशन का 10% का ये मानते हैं, तो आपका 2,24,000 होगा, जिसके लिए आपको एसआईपी करनी होगी 8,500 की प्रति माह। हम्म। ठीक है। हम्म। उसके बाद जो नेक्स्ट गोल की अभी से जो तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं मान के चलती हूँ कि प्री प्राइमरी के जो बच्चा 5 साल तक तो स्कूल जाता नहीं, 2 साल हम्म। बाद आपका बेटा हुआ और उसके बाद में बेटा या बेटी हुई, 5 साल तक वो बच्चा घर में रहा। आजकल आपको ये भी मान के हैरानी होगी स्वाति कि बच्चे 1 साल के बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। राइट। माँ राइट। बाप उनको पेरेंट टॉडलर में डालते हैं, उसकी भी फीस होती है। तो वो हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं अभी, सीधा प्री प्राइमरी 5 साल में हम डाल रहे हैं। और 10 लाख रुपए का अगले 5 साल का खर्च मानते हैं, तो जो इन्फ्लेशन के हिसाब से वो भी बढ़ता है। उसके लिए मुझे एसआईपी चाहिएगी 16,000 रुपए की। फिर हम्म। सेकेंडरी एजुकेशन में मैं 10वीं तक की पढ़ाई मानती हूँ, क्योंकि 9वीं 10वीं में बहुत लोड आता है, ट्यूशंस क्लासेस वगैरह। 25 लाख रुपए मान के चलती हूँ अगले 5 साल, यानी 5 लाख प्रति साल अगर आप अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। चेंज कर सकते हैं हम ये फिगर्स कभी भी। जी। और आपको उसके लिए 20,000 की एसआईपी करनी चाहिए। फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मैरिज का मैंने 50-50 लाख रैंडमली फिगर्स पकड़े हैं, क्योंकि बाहर जाते हैं तो 50 लाख में 1 करोड़ लगते हैं, बिकॉज आई हैव हम्म। सेंट माई किड्स सो आई नो दैट काइंड ऑफ फिगर्स। हम्म। ये सब मिला जुला के अगर आप अभी से अराउंड 96,500 या राउंड ऑफ करके 1 लाख रुपए की एसआईपी अगर अभी शुरू करेंगे, और जैसे जैसे आपके गोल्स पूरे होते जाएंगे वो एसआईपी रिड्यूसिंग होगी। आपने देखा, हम्म। पहले साल आप अभी से 1 लाख की करें, क्योंकि अभी आपके बच्चे नहीं है, आपके खर्च बहुत कम है, और अगर आप 1 लाख अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 1 लाख की एसआईपी शुरू करें। जब बच्चा पैदा हो जाएगा, फर्स्ट गोल पूरा हो गया, आपकी एसआईपी घट के 88,000 हो जाएगी। हम्म। हम्म। उसके बाद में 5 साल में जब आप बच्चा आपका प्री प्राइमरी हो जाएगा, आपको आपका सेकंड गोल पूरा हो गया, तब आपकी एसआईपी घट के 72,000 बचेगी। या। फिर जब आपका बच्चा ग्रेजुएशन में आएगा तो आप
वो जो 96 थे उसके हाफ होके 50,000 बचेंगे, आप उसको 50,000 की एसआईपी करिए। और इस तरीके से लास्ट में जब बच्चे की शादी हो जाएगी तब आपके बच्चे के सारे गोल्स पूरे हो जाएंगे, आपकी एसआईपी अब बंद हो जाएगी, एंड आई एम श्योर उसके बाद आपके पास पैसा सब बचेगा। बच्चे के हम्म। गोल्स भी बहुत आराम से पूरे होंगे। तो रिड्यूसिंग एसआईपी आप इसमें जैसे हम स्टेप अप की बात करते हैं, बच्चे के गोल्स के लिए आप रिड्यूसिंग एसआईपी कर सकते हैं। हम्म। और अगर आप ये न करना चाहें तो आप अभी 15,000 की एसआईपी शुरू करें, जिसको 10% से स्टेप अप करें एवरी ओके। ईयर। ओके। तो दोनों तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही आज बी वेल्दी हेल्प लाइफ में फिलहाल इतना ही। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आसान शब्दों में सवालों के जवाब देने के लिए पूनम बहुत 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 शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि आपको भी सब जवाब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो लेकिन अगर, तो ज़रा नीचे कमेंट कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी सब आपकी स्क्रीन पर है। शिकायत ना करें कि हम आपके व्हाट्सएप का जवाब देते नहीं हैं। सवाल वहीं से लिए जा रहे हैं, कमेंट से लिए जा रहे हैं, ईमेल से लिए जा रहे हैं, तो कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश। और पूनम को थैंक यू लिखना एकदम नहीं भूलिएगा। नीचे थैंक्स पूनम एकदम ऑल कैप्स में लिखिए, ताकि हमें लगे कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा ज़रूर है और सीखा ज़रूर है कुछ ना कुछ। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, याद रखिए आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। वक्त देने के लिए शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।